Okay, let's begin, my dear students. Today we are going to start class number 5 of the capital gain chapter. And in today's class, we will study about a new topic or new sections of this exercise, capital gain on joint development agreement. आज हम लोग कैपिटल गेन जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के टॉपिक को पढ़ेंगे। हालांकि ये टॉपिक आपके एग्जाम्स पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने सिलेबस का हिस्सा है, तो हम लोगों को पढ़ते हुए इस टॉपिक को भी हमें निकलना होगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका माना जाता है। कैपिटल गेन ऑन जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो है ये थ्योरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान दीजिएगा, ये किन किन लोगों के लिए कैपिटल जॉइंट डेवलपमेंट अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा है उसके ऊपर भी कैपिटल गेन रेज होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को इसके सिचुएशंस को समझना होगा। देखिए ये सिचुएशन जो है एसएससी, इसमें कौन कौन लोग होगा। इस सिचुएशन में एसएससी कोई इंडिविजुअल होगा या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगा। आपको थ्योरी पर्पस के लिए इसको मेनली याद रखने की काफी जरूरत है। समझ रहे हो आप लोग, थ्योरी पर्पस के लिए आपको मेनली इसे याद रखना काफी हद तक जरूरी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को बोला है कि द एसएससी इज एन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगा। Such SAC transfer capital assets being land or building or both under a specified agreement to another person। ये ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट क्या हो रहा है, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट ये हो रहा है कि यहाँ पर जो एसएससी है वह चाहे इंडिविजुअल एसएससी है या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एसएससी है, ये लोग क्या ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर कैपिटल गेन अराइज होगा। लैंड या बिल्डिंग ट्रांसफर करेंगे तब होगा। देखिए सेकंड लाइन में आप लोग जो स्क्रीन पे अपने देख पा रहे हो, यहाँ पर अपने स्क्रीन पे इसमें देखिए आप लोगों का जो यहाँ पर लैंड और बिल्डिंग या फिर लैंड बिल्डिंग दोनों ही बोथ अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट टू अनदर पर्सन तब जाकर के आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट की सिचुएशन इसको समझा जाएगा। दूसरी बात, जो दूसरा स्पेसिफाइड एग्रीमेंट वर्ड मैंने दूसरे सेकंड लाइन में यहाँ पर मैंने स्पेसिफाइड एग्रीमेंट वर्ड यूज किया है। स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, इस स्पेसिफाइड एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है इसको पहले आप लोग एक बार समझो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ठीक है। इस स्पेसिफाइड एग्रीमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है। स्पेसिफाइड एग्रीमेंट मींस अ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट इन विच अ पर्सन, स्पेसिफाइड एग्रीमेंट का मतलब यहां पर क्या बताया गया है, एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट इन विच अ पर्सन owning land or building or both agrees to allow another person to develop a real estate project on such land or building or both in a consideration of a share being land or building or both in such project whether with or without payment of part of the consideration in cash। आप लोगों को मैं एक बार दूसरे शब्दों में इस चीज को अगर समझाऊंगा तो बहुत जल्दी आप कैच कर लोगे और बहुत अच्छे से इसको समझ भी जाओगे। आपने ऐसा देखा होगा अपने कोलकाता में या अगर बाकी लोग जो दूसरे शहर में रहते हो वो लोग भी ऐसा शायद जरूर सुने होंगे या देखे होंगे, या नहीं सुने हो देखे हो तो पहली बार सुन लो हमारे पास कि जैसे किसी पर्सन का अपना जमीन तो है लेकिन ही इज नॉट सो मच सफिशिएंट पर्सन टू मेक अ बिल्डिंग ऑन दैट लैंड। उसके पास इतना इनफ मनी नहीं है कि उस पे खुद वह अपना बिल्डिंग डेवलप कर सकता है। तब लोग क्या करते हैं, जो बिल्डिंग प्रोमोटर्स होते हैं उनको लोग अपना लैंड दे देते हैं और बोलते हैं कि आप इस पे अपना प्रमोटिंग कर लो, बिल्डिंग बना लो यहाँ पर, और देन आफ्टर हमें उसमें से एक ग्राउंड फ्लोर पे फ्लैट दे देना और एक और फ्लैट दे देना और कुछ पैसे दे देना। ऐसे भी कंसिडरेशंस हो सकते हैं। तो इसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट बोलते हैं। ये जो सिचुएशन आप लोग सुने हो बहुत सारा जगह पे, ये ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट यहां पर होता है। तो स्पेसिफाइड एग्रीमेंट का मतलब आप समझ गए। स्पेसिफाइड एग्रीमेंट जो वर्ड मैंने इस्तेमाल किया था, स्पेसिफाइड एग्रीमेंट मींस अ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट इन विच अ पर्सन ओनिंग लैंड और बिल्डिंग, जहां पर एक पर्सन लैंड और बिल्डिंग को ओन करता है, क्या करता है, या फिर दोनों ही है, उसका लैंड भी है बिल्डिंग भी है, और ऐसे सिचुएशन में एग्रीज टू अलाउज अनदर पर्सन, वो अनदर पर्सन क्या कौन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए उसको देता है ऑन सच लैंड और बिल्डिंग और बोथ इन कंसिडरेशन ऑफ अ शेयर, बोलता है कि उसमें से कुछ हिस्सेदारी हमको दे देना। वो चाहे हिस्सेदारी के तौर पे लैंड भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, या लैंड बिल्डिंग दोनों हो सकता है, या फिर कुछ पेमेंट भी हमें कंसिडरेशन के तौर पे दे देना, जैसे यहाँ पे लिख रखा वेदर विथ और विदाउट पेमेंट और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इन कैश। इसका टैक्स ट्रीटमेंट, अब वो अपना एक बिल्डिंग दे रहा है, अपना एक लैंड दे रहा है कि तुम इस पे बिल्डिंग बना लो, और उसको ट्रांसफर कर रहा है रियल एस्टेट ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, उसके लिए कैश नहीं ले रहा है, बोला कि हम ऐसे दे रहे हैं तुम हमें बिल्डिंग ही दे देना बना करके, न्यू वाला, ठीक है। तो यहां पर भी गवर्नमेंट बोलता है कि आपको कैपिटल गेन हुआ, आपने अपना लैंड तो दिया है ना भाई दूसरे किसी को उसके ऊपर अपना प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए, तो
तो ये गवर्नमेंट इसको भी टैक्स मानता है। और इसके टैक्स कंप्यूटेशन कैसे होता है, आइए देखिए ट्रीटमेंट वाले पॉइंट पे। सेल्स कंसिडरेशन कितना वैल्यू माना जाएगा, इसका सेल्स कंसिडरेशन वैल्यू कितना समझा जाएगा। ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ द इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ हिज शेयर being लैंड और बिल्डिंग और बोथ इन द प्रोजेक्ट प्लस कंसिडरेशन रिसीव्ड इन कैश इफ एनी। बोला है कि जिस दिन, ध्यान से, स्टैंप ड्यूटी ऑन द डेट ऑफ द इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ सेल्स, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, जिस वैल्यू पे स्टैंप ड्यूटी दिया जाता है। अब स्टैंप ड्यूटी क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आप लोग एक फ्लैट परचेस करते हो, आपके पिताजी ने एक फ्लैट खरीदा, तो फ्लैट खरीदा उन्होंने मान लो 40 लाख रुपए का, 40 लाख रुपीज का, लेकिन मार्केट में उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है उस प्रॉपर्टी का 50 लाख रुपया है। जो डेवलपर था उनको 40 लाख में बेच दिया था, वो अलग बात है, लेकिन उस प्रोजेक्ट की वैल्यू जो थी वो 50 लाख रुपए की थी। कितने की थी? 50 लाख रुपए का फ्लैट था उसको। अब आप जाओगे गवर्नमेंट के पास, उस प्रॉपर्टी खरीदोगे तो अपने नाम से रजिस्टर्ड तो कराओगे, तो प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कराने के लिए जाता है कौन? आपके पिताजी। तो गवर्नमेंट बोलती है कि देखिए भैया आप 40 लाख में खरीदे हो, अच्छी बात है, आपका डेवलपर के साथ रिश्ते बहुत अच्छे, आपने 40 लाख में खरीद लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे हिसाब से इस प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपया है, तो 50 लाख रुपया के ऊपर रजिस्ट्री चार्ज लगेगा। वो जो रजिस्ट्री चार्ज लगता है दैट इज कॉल्ड द स्टैंप वैल्यू, स्टैंप रजिस्ट्रेशन फी। और स्टैंप वैल्यू जो हुआ वो 50 लाख रुपया हुआ। मतलब जिस वैल्यू के ऊपर आपको स्टैंप चार्जेस देना है, स्टैंप ड्यूटी देना है, उसको अपने जिस वैल्यू के ऊपर, उसको हम लोग स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बोलते हैं। तो यहां पर देखिए लिख रखा है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ द इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ हिज शेयर। अपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ हिज शेयर जिस दिन इशू होगा उस दिन जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगा वो वैल्यू लिया जाएगा, और अगर कंसिडरेशन के तौर पे उसको कैश में कुछ रिसीव हुआ है उस वैल्यू को भी उसमें एडेड कर लिया जाएगा। ये होगा सेल्स कंसिडरेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना समझा जाएगा भाई? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना समझा जाएगा सर? प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ द एसेट्स ट्रांसफर्ड। जितना, जैसे मान लो उसके पास एसेट्स बहुत ज्यादा था, ठीक है, उसका कोई पार्ट ऑफ द एसेट्स उसने दिया है, पूरा एसेट्स नहीं दिया, पार्ट ऑफ द एसेट्स, पार्ट ऑफ द लैंड दिया है, तो जितना पार्ट का लैंड दिया वो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ द एसेट्स ट्रांसफर्ड, यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिया जाएगा। कॉस्ट बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन होगा क्या? यस। अवेलेबल अप टू द ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज इशूड। जिस ईयर में कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा उस ईयर का जो इंडेक्स होगा वो न्यूमरेटर में लिखा जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर में लिखेंगे। और टैक्सेबल हो जाएगा इन द ईयर इन विच द कंप्लीशन सर्टिफिकेट फॉर होल और पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज इशूड। किस ईयर में टैक्सेबल होगा सर? तो जिस ईयर में उस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट होली या पार्टली इशू किया जाएगा बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उस ईयर में टैक्सेबल इवेंट समझा जाता है। देखिए यहां पर कुछ टैक्स पॉइंट व्यू आपको भी दे रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट टैक्स पॉइंट व्यू है इसको समझना होगा आप लोगों को। जैसे कि ये पॉइंट आप देख रहे हो, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द कैपिटल एसेट्स बीइंग शेयर इन द प्रोजेक्ट इन द फॉर्म ऑफ लैंड और बिल्डिंग और both shall be amount which is deemed as full value of consideration while computing the capital gain under section 45 subsection 5A। तो ये सारे वैल्यू को भी आपको ध्यान में रखना है। कंपिटेंट अथॉरिटी यहां पर किसको बोला है वो सब बोला है, ये सब आपको खुद बाय खुद रीड कर लेना है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये थ्योरी पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, आप थ्योरी के लिए उसको जरूर से याद रखिएगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, खास करके सीएमए स्टूडेंट, सीए के स्टूडेंट्स लोगों के भी सिलेबस में ये पूरा का पूरा सेम सिलेबस है, आप अपने बुक से भी मैच कर सकते हो। जो सीएमए वाले स्टूडेंट्स हैं इन लोगों से मेरी खास गुजारिश है, आपके एग्जाम्स में जो अभी रिसेंटली मैंने सेक्शंस पढ़ाया वो आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंटली वो सेक्शंस आपके एग्जाम्स में आता है, सो आप लोग बिल्कुल भी उस सेक्शंस को इग्नोर नहीं कर सकते हो। चलिए अब हम लोग नए सेक्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये नया सेक्शन है हमारा, देखिए क्या है भाई, नया सेक्शन, ठीक है मेरे बच्चों, देखो नया सेक्शन, देखिए बोला आपको यहां पर न्यू सेक्शंस में, न्यू सेक्शंस आप लोग देख लो यहां पर। देखिए कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय कंपनी इन इट्स लिक्विडेशन। कैपिटल गेन हमने आपको पहले पार्टनरशिप फॉर्म के केस में भी ये चीज समझाया था। यहां पे बोला है कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय कंपनी इन इट्स लिक्विडेशंस। कंपनी अपने लिक्विडेशन के समय अपने एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उसके ऊपर भी कंपनी के हैंड में कैपिटल गेन समझा जाता है। कंपनी का लिक्विडेशन होने जा रहा है, कंपनी लिक्विडेट हो चुकी है, कंपनी बंद हो चुकी है, बंद हो रही है,
अब वो अपना कैपिटल एसेट्स किसी ना किसी को ट्रांसफर करेगा, बेचेगा अपने एसेट्स को, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फैक्ट्री, मशीनरी वगैरह जो भी उसके पास होंगे उसको सेल आउट करेगा। जब सेल आउट करेगा तभी उस पैसे से लेकर के उनके जो डेप्ट होंगे, लायबिलिटी होंगे, उसको वह चुकाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट बोलता है कि आप लिक्विडेशन हो रहा है आपके कंपनी का, अच्छी बात है, कैपिटल गेन आपको होगा। यहाँ पर आपने जो एसेट्स ट्रांसफर किया है ना, इसके ऊपर कैपिटल गेन समझा जाएगा, ठीक है, कैपिटल गेन इसके ऊपर समझा जाएगा और आपको टैक्स देना होगा। तो ये टैक्स गवर्नमेंट उनसे भी कलेक्ट करना शुरू कर देती है। किस तरह से कलेक्ट करती है ध्यान से समझिएगा आप लोग। क्या बोला है? ऑन लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी के लिक्विडेशन पे, ऑन लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल इट्स आउटसाइड लाइबिलिटी, कंपनी अपना आउटसाइड लाइबिलिटी का पेमेंट कर चुका है, कंपनी अपने आउटसाइड लाइबिलिटी का पेमेंट कर चुका है, ठीक है। रिमेनिंग एसेट्स आर डिस्पोज्ड ऑफ इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टू मैनर्स, कंपनी अपने आउटसाइड लाइबिलिटी का पेमेंट करने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, कंपनी अपने आउटसाइड लाइबिलिटी का पेमेंट करने के बाद उसके पास जो रिमेनिंग एसेट्स रह जाते हैं उसको दो तरीके से वह डिस्पोज कर सकता है। कितने तरीके से डिस्पोज कर सकता है? कंपनी के पास लिक्विडेशन के समय अपने आउटसाइड लाइबिलिटी जैसे क्रेडिटर्स हुआ, बिल्स पेबल हुआ, इन सब चीजों का पेमेंट वह कर चुका है। अब उसके पास बाकी अपने लाइबिलिटी को दो, अपने जो उसके पास रिमेनिंग एसेट्स रह जाएंगे उस रिमेनिंग एसेट्स को डिस्पोज करेगा। ऐसे तो एसेट्स छोड़ के कोई नहीं जाता है, तो कंपनी कैसे छोड़ के चला जाएगा भाई? तो वह अपने एसेट्स को दो तरीके से डिस्पोज करेगा। वो दोनों मैनर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हो, 1 और 2 करके लिखे गए, उसके ऊपर आप लोग ध्यान दीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए। देखिए पहला मैनर क्या हो सकता है कि कंपनी के पास जो भी एसेट्स रिमेनिंग रह गया है, कंपनी के पास जो भी रिमेनिंग एसेट्स रह गया है, रिमेनिंग एसेट्स आर सोल्ड इन द मार्केट, बाजार में बेच देगा ले जाकर के अपने सारे एसेट्स को, एंड सेल्स प्रोसीड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग शेयर होल्डर्स, और उस एसेट्स को बेचने से जो भी सेल्स प्रोसीड आएगा उसको वह क्या कर लेगा? अपने सेल्स प्रोसीड को अपने शेयर होल्डर्स के बीच ला करके बांट देगा। फिर बोला रिमेनिंग एसेट्स इटसेल्फ आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग शेयर होल्डर्स, या फिर दूसरा तरीका कंपनी के पास यह है कि उसके पास जो भी एसेट्स है ना वो अपने शेयर होल्डर्स लोगों को ही बोलेगा कि आप लोग ही इसको खरीद लीजिए, अपने शेयर होल्डर्स को ही बोलेगा कि आप लोग ही इसको परचेज कर लो, ठीक है। अब यहां पे above transaction shall be treated, और ये दोनों ही सिचुएशन में कंपनी बुरी तरह से फंस चुका है। कंपनी अगर बाहर में भी ले जाकर के लिक्विडेशन के समय अपने एसेट्स को बेचता है और शेयर होल्डर्स को ला करके पैसे देता है, तो भी गवर्नमेंट बोलता है कि तुम बेच रहे हो ना, कैपिटल गेन है, और अपने शेयर होल्डर्स को भी बेच रहे हो ला करके, अगर मार्केट में नहीं बेच रहे हो तो भी कैपिटल गेन है। दोनों ही सिचुएशन में कंपनी के हैंड में अपने एसेट्स को ट्रांसफर करने पे यहां पर कैपिटल गेन समझा जाता है। और इसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा यही हम लोग सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 में पढ़ने वाले हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स कंसंट्रेट ऑन दिस पॉइंट्स। देखिए ध्यान से आप लोग, इसमें क्या होगा? एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, any transfer by way of distribution of assets among its shareholder is not treated as transfer for the purpose of capital gain. Listen to me very carefully. बोला at the time of liquidation of company, any transfer by way of distribution of assets among its shareholder is not treated as transfer for the purpose of capital gains. Hence, in case 2, the assets are directly distributed among shareholders, nothing shall be charged to tax under the head capital gain. यहाँ पर कंपनी बच रहा है। ये जो दूसरा नंबर सिचुएशन मैंने आपको दिखाया ना मेरे बच्चों, दूसरा सिचुएशन ये वाला, ये जो सिचुएशन मैंने अभी आपको दिखाया सेकंड, ये सिचुएशन में अगर कंपनी अपने एसेट्स को डायरेक्टली अपने शेयर होल्डर्स के बीच बांट देती है, अपने शेयर होल्डर्स के बीच कंपनी अगर अपने एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो इस सिचुएशन में कंपनी को कैपिटल गेन टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी के हैंड में कैपिटल गेन समझा ही नहीं जाएगा, और जब कैपिटल गेन कंपनी के हैंड में समझा नहीं जाएगा तो कंपनी को कैपिटल गेन टैक्स देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन, ऑन द अदर हैंड इन केस नंबर 1, अब केस नंबर 1 में आ जाइए। देखिए कंपनी के साथ क्या होगा केस 1 में। केस 1, when assets are sold in market, assets को मार्केट में बेचा जाएगा, thereafter sell proceed is distributed among shareholders, मार्केट में बेच करके और शेयर होल्डर्स के बीच ला करके जो सेल्स से पैसे आएंगे, जो मनी आएंगे, उसको शेयर होल्डर्स के बीच बांटा जाएगा। Then क्या होगा? Then such sale of assets by the company in market shall be treated as the transfer and chargeable to head as a capital gain head में taxable समझा जाएगा। सेल्स कंसिडरेशन एज यूजुअल लेना है, जितना मार्केट में बेच के आएगा उतना पैसा सेल्स कंसिडरेशन समझा जाएगा।
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज यूजुअल है टैक्सेबल इवन इन द, जिस ईयर में कंपनी का लिक्विडेशन होने के बाद से जिस ईयर में वो अपने एसेट्स को बेचेगा। ऐसा नहीं है कि 2019 में लिक्विडेशन हो रहा है 2020 में जाकर के एसेट्स बेच रहा है, तो 2021 प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल उसके हैंड में समझा जाएगा। टैक्स पॉइंट यहां पे बोला है क्या, देखो पूरा एकदम अच्छे से समझा दिया टेबल चार्ट बना बना के। यहां पर फिर आपको ये टेबल चार्ट रिपीट देखने की जरूरत नहीं है, सेम चीज आपको बोला है। देखिए कंपनी अंडर लिक्विडेशन, सोल्ड कैपिटल एसेट्स इन द मार्केट, रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन कैपिटल गेन। कंपनी को कैपिटल गेन टैक्स पेमेंट करना होता है। रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑन रिजर्व अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन। कंपनी लिक्विडेशन के डेट तक यहां पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी पेमेंट करना होता है। कैश डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर विल पे टैक्स ऑन कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स। शेयर होल्डर्स को यहां पर कैपिटल गेन टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। शेयर होल्डर्स पे द कैपिटल गेन टैक्स। शेयर होल्डर विल पे टैक्स ऑन कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स। शेयर्स ट्रांसफर पे कैपिटल गेन टैक्स शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना होता है। और यहां पर सेकंड वाला जो सिचुएशन है, डिस्ट्रीब्यूट कैपिटल एसेट्स टू शेयर होल्डर्स, यहां पर डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को कैपिटल एसेट्स कंपनी ट्रांसफर कर देती है। रिक्वायर्ड टू पे, ये तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेमेंट करना ही होगा, और शेयर होल्डर्स विल पे टैक्स ऑन कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स। सेम चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कोई इतना ज्यादा हार्ड एंड टफ पॉइंट नहीं है। यहाँ पे टैक्स ट्रीटमेंट इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, अब शेयर होल्डर्स लोगों को कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पर आपने यहाँ पर भी देखा, यहाँ पर भी आपने देखा है अभी अभी, और यहाँ पर भी आपने देखा कि शेयर होल्डर्स को कैपिटल गेन टैक्स का पेमेंट करना होगा। तो शेयर होल्डर्स को कैपिटल गेन टैक्स का जो पेमेंट करना होगा, कितना रुपया शेयर होल्डर्स को कैपिटल गेन टैक्स पेमेंट करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर बताया है। देखिए क्या बोला, ध्यान से समझिएगा। When a shareholder receive or money when a shareholders tax treatment in hand of shareholders, shareholders के हैंड में किस तरह का टैक्स ट्रीटमेंट होगा, ये अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। बोला when a shareholders receives money or other assets at the time of liquidation, when a shareholder receives money or other assets, shareholders को या तो मनी मिलेगा अगर मार्केट में ले जाकर कंपनी अपना मार्केट में ले जाकर के कंपनी अपना शेयर बेचेगा, तो मार्केट से पैसे ला करके शेयर होल्डर्स को मनी देगा, या फिर शेयर होल्डर को डायरेक्टली बोलेगा कि आप अपना एसेट्स लेकर के कंपनी का चले जाओ। तो दोनों ही सिचुएशन में बोला है व्हेन अ शेयर होल्डर्स रिसीव्स मनी और अदर एसेट्स एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, देन सच रिसीट शैल बी लायबल टू कैपिटल गेन एज अंडर। टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन लिक्विडेशन बाय द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स के लिक्विडेशन के समय जो अमाउंट मिला और मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स लेस अमाउंट ऑफ डिम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन, अमाउंट ऑफ डिम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी। ये अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी में जो आपका अमाउंट होगा उसको माइनस किया जाएगा, फिर यहाँ पे नेट सेल्स कंसिडरेशन आपका निकल करके आएगा। ये डिम्ड डिविडेंड क्या होता है, इसको ध्यान से समझो। बोला एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय अ कंपनी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन इज ट्रीटेड एज द डिम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपका एज यूजुअल लिया जाएगा। इसका ऊपर भी अपना सम्स मिलेगा तो जरूर करेंगे हम लोग। देखो एक सम्स मिला भी है, यहाँ पर एक सम्स मिला है, इस सम्स में सारी चीजें आपका क्लियर होने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप इस क्वेश्चन को काफी ध्यान से समझिएगा। कंपनी का लिक्विडेशन होगा और उसके जो एसेट्स है वो शेयर होल्डर्स के बीच बांटा जाएगा, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 11, ठीक है। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे देखिए, यहां पर क्या बोला है। बैलेंस शीट ऑफ पूर्वा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2020। 31 दिसंबर 2020 का मतलब 2021 प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है। यहां पर कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए के रेट से 8 लाख रुपए का है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए का है। रिजर्व कंपनी की 2 लाख रुपए की है। लोन 6 लाख रुपए का है। क्रेडिटर्स आपका 6 लाख रुपए का है। फिर लैंड आपका 6 लाख रुपए का। बिल्डिंग WDB एज पर आईटी एक्ट रिटेन डाउन वैल्यू आईटी एक्ट के हिसाब से बिल्डिंग का यहां पर लेना है, 3 लाख रुपए का बिल्डिंग है। मशीनरी 4 लाख रुपए का है। करंट एसेट्स 10 लाख रुपए का है। टोटल आपका 23 लाख रुपीज यहां पर आ रहा है। टोटल 23 लाख दोनों साइड बैलेंस शीट में आया। अब देखिए कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन, कंपनी के साथ हादसा हुआ है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हादसा हुआ है कंपनी के साथ, और आप लोग ध्यान दीजिए कंपनी के दुख में थोड़ा सा अपना समय योगदान दीजिए।
देखिए यहाँ पर कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन द बैलेंस शीट डेट, मतलब 31 दिसंबर 2020 को कंपनी का लिक्विडेशन हो गया। एंड ऑल द करंट एसेट्स एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू, सारे करंट एसेट्स और बिल्डिंग को बेच करके बुक वैल्यू पे बेच दिया गया, बुक वैल्यू पे उनका मनी रियलाइज हुआ सेल करने से। फिर द रियलाइज्ड मनी वाज अप्लाइड इन द पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज, रियलाइज्ड मनी को कहां पर यूज किया गया, आउटसाइड लायबिलिटी को पेमेंट करने में यूज किया गया। एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने में यूज किया गया, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मनी रिडीम किया गया, रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर किया गया। फिर उत्कर्ष इज अ होल्डर ऑफ 10% इक्विटी शेयर्स एंड 20% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का टोटल यहां पर देखिएगा शेयर्स कितना है, टोटल कंपनी का इक्विटी शेयर है 8 लाख रुपए का, तो 8 लाख का 10% यानी 80,000 रुपए का, 80,000 रुपए का मतलब 8,000 शेयर उत्कर्ष होल्ड करता था। अरे 80,000 रुपए का शेयर को 10 से डिवाइड कर दोगे तो 8,000 शेयर ही तो होगा ना, तो हम बोल सकते हैं ना कि उत्कर्ष नाम का जो इंसान था वह सिर्फ 8,000 कंपनी का शेयर होल्ड करता था और 20% प्रेफरेंस शेयर्स मतलब 20,000 रुपए का प्रेफरेंस शेयर होल्ड करता था। इक्विटी शेयर वेर ओरिजिनली एक्वायर्ड बाय हिम ऑन 16/8/2002, 16/8/2002 को वह इक्विटी शेयर खरीदा था। And at face value, however, he subscribed to preference share on 1/4/2020, लेकिन वो प्रेफरेंस शेयर में 1/4/2020 को ही पैसा लगाया था, यानी सेम प्रीवियस ईयर के बिगिनिंग में लगाया था, 12 महीना में भी कंप्लीट नहीं हुआ था तब तक कंपनी लिक्विडेशन में चला गया, है ना। Which was issued at par. He received a part of land, market value जिसका 5 लाख रुपया है, उसके बदले में कंपनी उसको क्या दे रहा है, ध्यान से देखिएगा, बदले में कंपनी उसको 5 लाख रुपए का लैंड दे रहा है। He received a part of land, मार्केट वैल्यू जिसकी 5 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया मार्केट वैल्यू का उसको लैंड मिल रहा है। एंड कैश फॉर प्रेफरेंस शेयर के बदले 20,000 रुपया उसको कैश मिल रहा है। कंप्यूट कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ द कंपनी एंड उत्कर्ष, कंपनी के भी केस में और शेयर होल्डर्स उत्कर्ष के हैंड में, दोनों के हैंड में आपको कैपिटल गेन टैक्स कंप्यूट करके लाना है। बहुत बेहतर तरीके से आपने सम को पढ़ा है, जो भी एसेट्स वगैरह का वैल्यू दिया, लायबिलिटी का वैल्यू दिया वो ठीक है, सिर्फ आप मेनली ये बात याद रखो कि 5 लाख रुपए का उसको लैंड रिसीव हुआ, जिसका वह लैंड रिसीव हुआ, और कैश एंड कैश फॉर प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर के बदले उसको कैश मिला 20,000 रुपए का, उसका कैपिटल गेन आपको कंप्यूट करके लाना है। देखिए बच्चों ध्यान से इसको अगर आप समझोगे ना, ध्यान से समझोगे ना, तो पूरे बेहतर तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस आप लोग दिमाग लगाइए थोड़ा सा, यहाँ क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन किस तरीके से आगे लेके जा रहा है। बोला आपको कि यहां पे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन दिसंबर 2020 की बात है, जब उसकी कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है। कब की बात है, दिसंबर 2020 की बात है। दिसंबर 2020 मतलब प्रीवियस ईयर 2021 होगा, समझ में आ रहा है। अरे 1/4/2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक तो प्रीवियस ईयर 2021 ही होगा, तो 2021 प्रीवियस ईयर था, जिसका टैक्स जाकर के उसको असेसमेंट ईयर 2021 में पेमेंट करना होगा। इसलिए यहां पर हेडिंग में देखिए क्या लिखा, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 इन हैंड्स ऑफ द पूर्वा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसका टैक्स ट्रीटमेंट देखिए, एज पर सेक्शन 646 सबसेक्शन 1, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के लिक्विडेशन के समय, एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स टू इट्स शेयर होल्डर्स, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के लिक्विडेशन के समय, एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स टू इट्स शेयर होल्डर्स, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है एसेट शेयर होल्डर्स को, इज नॉट ट्रीटेड एज द ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। देखिए मैंने अभी आपको रूल पढ़ाया था, रूल नंबर 2 में, केस नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी अपने शेयर होल्डर लोगों को एसेट्स डायरेक्टली ट्रांसफर कर देता है, वह कैपिटल गेन एसेट्स मतलब मार्केट में ले जाकर के कंपनी एसेट्स अपना नहीं बेच करके उनको ला करके मनी दे रहा है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डायरेक्टली एसेट्स ट्रांसफर कर देगा, तो कंपनी के हैंड में यानी आपका पूर्वा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हैंड में टैक्सेबिलिटी नहीं आएगा। पूर्वा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हैंड में टैक्सेबिलिटी नहीं आएगा। आई एम रिपीटिंग अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, एज पर सेक्शन 46 सबसेक्शन 1, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी का लिक्विडेशन के समय, एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसेट्स टू इट्स शेयर होल्डर्स is not treated as the transfer for the purpose of the capital gain। इसको कैपिटल गेन पर्पस में ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। However, if any assets is sold in the market, लेकिन कंपनी अगर वही एसेट्स को अपने शेयर होल्डर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके और उसको अगर मार्केट में ले जाकर के बेच देता, तो उसको कंपनी के हैंड में वह कैपिटल गेन समझा जाता। कितना वैल्यू पे समझा जाता, जिस मार्केट वैल्यू पे जाकर के वो कंपनी बेचेगा, वही मार्केट वैल्यू पे कंपनी के हैंड में वह टैक्सेबल माना जाएगा।
इन द गिवन केस, यहां पर अब अपने क्वेश्चन में चले आइए। ये जो सेक्शन 46 सब सेक्शन 1 का हो तो मैंने रूल पढ़ाया आपको बच्चों। अब आप लोग अपने इस क्वेश्चन की परिस्थितियों के ऊपर थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। देखिए क्या हुआ। इन द गिवन केस ओनली वन कैपिटल एसेट्स इज सोल्ड, एक कैपिटल एसेट्स को बेचा जा रहा है, सोल्ड, दैट इज बिल्डिंग एंड द सेम बीइंग सोल्ड एट बुक वैल्यू, बिल्डिंग को बेचा जा रहा है और वो भी बुक वैल्यू पे बेचा जा रहा है। Hence no capital gain liability arises in hands of the company. Hence no capital gain liability arises in the hands of the company. कंपनी के हैंड्स में कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैपिटल गेन हम लोग निकालेंगे इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स। सेल्स कंसिडरेशन 4,80,000 रुपीज का है। ये सेल्स कंसिडरेशन 4,80,000 रुपीज का कैसे हुआ, यहां पे पहले आप लोग समझिए। ये वर्किंग नोट को आप पहले समझिए मेरे बच्चों, ये वाले वर्किंग नोट को। ये पहले जो कलरफुल लाइन आपके सामने है उसको आप पहले ध्यान देने की कोशिश कीजिए। मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड रिसीव्ड, जो शेयर होल्डर है उत्कर्ष, उसको 5 लाख रुपए का लैंड रिसीव हुआ, लेस उसमें से 10% वह क्या कर देगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के ऊपर डिविडेंड, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का पेमेंट करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बिना पीछे गए आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा, मेरे से रहा नहीं जाएगा, समझाना होगा मुझे। अरे मेरे बच्चों, अभी अभी तो तुम लोगों को पढ़ाए हैं मेरे बच्चों कि अमाउंट ऑफ डिम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी, है ना। तो अमाउंट ऑफ डिम्ड डिविडेंड देगा। ये डिम्ड डिविडेंड का जो अमाउंट है इसका रेट भी आपका डिम्ड डिविडेंड का कितना है, 10%। ये 10% की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। उत्कर्ष के लिए 10%, 10% रेट होता है, ये रूल्स है आपका। डिविडेंड अंडर सेक्शन 22 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी में जो रेट होता है डिविडेंड का वो 10% होता है, ठीक है। तो ये आपका बिंग 10% ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी 2 लाख रुपए का 10%, यहां पर 2 लाख रुपए का उसका, यहां पर देखिए आप लोग, डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी बिंग 10% ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इज द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट गिवन इन क्वेश्चन। यस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब ये रिजर्व एंड सरप्लस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट इस 2 लाख रुपए का 10% यहां पर लेगा। अब ये 2 लाख का 10% यहां पर ले लो आप, 20,000 रुपया। सेल्स कंसिडरेशन आ गया 4,80,000। वही यहां पर इन केस ऑफ द इक्विटी शेयर सेल्स कंसिडरेशन 4,80,000 लिया है। एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर नील है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्विजेशंस, इक्वायर कब हुआ था, इक्वायर कब हुआ है और कितने रुपए में इक्वायर हुआ था, देखिए। यहां पर इक्विटी शेयर का एक्विजिशंस का जो वैल्यू है वह कितने रुपए का है, इक्विटी शेयर का एक्विजिशन का वैल्यू पे देखिए। देखिए हम लोग इन केस ऑफ इक्विटी शेयर कर रहे हैं, ये बात को ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करो। हम लोग अभी जो ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं उत्कर्ष के हैंड में, कंपनी के हैंड में एक बार टैक्स लगेगा, एक में नहीं लगेगा। उत्कर्ष के हैंड में टैक्सेबल, यानी शेयर होल्डर के केस में हम लोग अपना टैक्सेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। यहां पे आप लोग अगर ध्यान दोगे तो इक्विटी शेयर को खरीदा कब गया था, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। इक्विटी शेयर को 8 लाख रुपए का इक्विटी शेयर है
और यहां पर बोला उत्कर्ष इज अ होल्डर ऑफ 10% इक्विटी शेयर, और इसे खरीदा कब गया था, इसका डेट भी मेंशन है। इक्विटी शेयर्स वेर ओरिजिनली एक्वायर्ड बाय हिम ऑन 16/8/2002 को। 16/8 ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ध्यान दीजिएगा, और उत्कर्ष उसका अकेला शेयर होल्डर्स है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। यहां पे उत्कर्ष बोला इक्विटी शेयर्स ओरिजिनली एक्वायर किया गया था, उत्कर्ष 10% का ही होल्डर है, लेकिन यहां पर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उत्कर्ष यहां पर 16/8/2002 को खरीदा था। 16/8/2002 मतलब ईयर हो जाएगा 2002-2003, या प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, प्रीवियस ईयर 2002-2003 हो जाएगा। तो हम लोग न्यूमरेटर में इंडेक्स लेंगे कौन सा ईयर का, न्यूमरेटर में हम लोग इंडेक्स लेंगे आपका प्रीवियस ईयर, अपना प्रीवियस ईयर 2021 का, और डिनोमिनेटर में हम लोग कौन सा यहां पर ये लेंगे इंडेक्स लेंगे 2002-3 का। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहां पर सेम चीज यहां पर किया गया है। ट्रीटमेंट में आइए, 8 लाख का 10%, 8 लाख का 10% यानी 80,000। अरे ये तो 80,000 रुपया का ही शेयर होल्डर था ना, ये तो पूरा दुनिया भर का शेयर नहीं खरीद के रखा था, सिर्फ 10%, 80,000 रुपया। 80,000 इंटू 301 इंटू 301 डिवाइडेड बाई 105, 301 न्यूमरेटर में रखा है, यानी 2021 का इंडेक्स रखा है, और 105 अपने प्रीवियस ईयर, मतलब जिस ईयर प्रीवियस ईयर में उसने शेयर को खरीदा था 2002-3 में। तो ये हो जाएगा आपका 2,29,333, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नील है, फिर इन दोनों को ऐड करके यहां आउटर में लिखा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 171,667 आ गया। ये इक्विटी शेयर के लिए हमने फाइंड किया है। अब आइए प्रेफरेंस शेयर के लिए फाइंड करके दिखाते हैं। प्रेफरेंस शेयर के लिए, प्रेफरेंस शेयर को बेचा गया 20,000 रुपए में, एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर नील है, सेल्स कंसिडरेशन नील है, और इसमें तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन सिर्फ आएगा 1 लाख रुपए का, 20% का यह होल्डर था, इसमें इंडेक्स नहीं होगा। इसमें इंडेक्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1/4/2020 को उसने खरीदा ही था, 1/4/2020 को प्रेफरेंस शेयर खरीदा ही था, और 31 दिसंबर 2020 को जाकर के क्या हो गया, कंपनी लिक्विडेशन में चला गया। यानी अभी 12 मंथ भी नहीं हुआ था, कंपनी लिक्विडेशन के दौर में चला गया। ऐसे सिचुएशन में तो 12 महीना भी नहीं पार किया, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा इसमें। तो यहां पर 1 लाख का हुआ, सिर्फ 20% प्रेफरेंस शेयर का होल्डर था, पूरे कंपनी का प्रेफरेंस शेयर का होल्डर नहीं था। तो 1 लाख का 20% यानी 20,000 माइनस कर दो, ये हो जाएगा आपका नील, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसको नील हुआ, कुछ भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं हुआ। लैंड जो एक्वायर किया है यहां पर, ये तो मैं बता ही चुका हूं आपको, यहां पर ये जो अमाउंट यहां पर 4,80,000 हम लोगों ने लिखा था, कैसे आया, डिविडेंड माइनस करके आया, 2 लाख रुपए का 10%। ठीक है, ये 2 लाख अमाउंट ये वाला लिया गया है आपका, सरप्लस एंड रिजर्व का जो अमाउंट है कंपनी में बचा हुआ, यहां पे दिया हुआ 2 लाख रुपए का ये। ठीक है, चलिए अब आ जाइए यहां पर, ये कॉपी पे आप लोग सॉल्व कीजिएगा मेरे बच्चों, कॉपी पे इसको आपको सॉल्व करना है, ये मेरा काइंड रिक्वेस्ट है आप लोगों से, थोड़ा सा मेरे रिक्वेस्ट को आपको सीरियस होकर समझना होगा। ठीक है, आपके फायदे के लिए मैं बोल रहा हूं, दवाइयां हमें कड़वी लगती है लेकिन हमारे सेहत के लिए अच्छी होती है, तो मेरी बात को मानो, आपके एग्जाम्स के लिए अच्छा होगा ये। चलिए अब आते हैं हम लोग कैपिटल गेन ऑन बाईबैक ऑफ ओन सिक्योरिटीज। ओन सिक्योरिटीज बाईबैक आप जानते हो, बाईबैक नहीं जानते हो तो ग्रुप 2 के अकाउंट्स में आपको पढ़ाया जाएगा। बाईबैक ऑफ शेयर्स, बाईबैक ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, कोई स्पेशल सिक्योरिटीज शेयर्स को छोड़ करके, जैसे कि कंपनी अपना ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान को ही बाईबैक कर रही है। ठीक है, हो सकता है। तो बाईबैक ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इज अ ट्रांसफर फॉर इट्स होल्डर एंड शैल बी ट्रीटेड एज अंडर सेल्स कंसिडरेशन अमाउंट रिसीव्ड बाय अ सिक्योरिटी होल्डर फ्रॉम द कंपनी, अमाउंट रिसीव्ड बाय अ सिक्योरिटी होल्डर फ्रॉम द कंपनी। कंपनी जब कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को, ध्यान से समझिएगा, कंपनी जब किसी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को बाई बैक करती है तो कंपनी पेमेंट देती है, और जो शेयर होल्डर कंपनी को वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लौटाते हैं उन लोग पैसा पाते हैं। तो यहां पर जो होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी है, जो पहले से उस सिक्योरिटी को होल्ड करके रख रहा था, टैक्स तो उसी को देना होगा,
क्योंकि पैसा तो उसे ही मिल रहा है। तो यही बोला है, बायबैक ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इज अ ट्रांसफर फॉर इट्स होल्डर। जो उस होल्डर का ट्रांसफर, जो उस स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का होल्डर है, वही कंपनी को बायबैक के तौर पे ट्रांसफर करता है और उसके ही हैंड में टैक्सेबिलिटी समझा जाता है। सेल्स कंसिडरेशन कितना होगा? अमाउंट रिसीव्ड बाय द सिक्योरिटी होल्डर। जो सिक्योरिटी होल्डर जितना अमाउंट रिसीव करता है वो उसका सेल्स कंसिडरेशन समझा जाता है। अरे बेचेगा उतना ही पैसा रिसीव करेगा ना, तो वहीं उसका सेल्स कंसिडरेशन समझा जाता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज यूजुअल होगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एज यूजुअल आपको लेना है। टैक्सेबल कब होगा? इन द ईयर व्हेन सच सिक्योरिटीज आर परचेज्ड बाय द कंपनी। यानी कंपनी जिस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में कंपनी बाई बैक करेगा, जिस प्रीवियस ईयर में कंपनी बाई बैक करेगा, उसी ईयर को हम लोग क्या समझते हैं यहां पर, उसी ईयर में कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर समझा जाता है। और इसमें देखिए टैक्स वैक्स का क्या सिचुएशन है। इन केस द बाई बैक ऑफ अ शेयर, एनी इनकम जो होगा वह कैपिटल गेन होगा। इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34A। However, company listed or unlisted itself is liable to pay additional tax at the rate of, मतलब जो सिक्योरिटी होल्डर है, भगवान क्या बचाया इन लोगों को, देखो ध्यान से, भगवान मतलब इंडिया गवर्नमेंट का टैक्स डिपार्टमेंट ने इन लोगों को क्या बचाया है। क्या बोला इन लोगों को कि जो शेयर होल्डर होंगे बायबैक के समय, उनको जो भी कैपिटल गेन होगा वह अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34A में एग्जम्प्टेड हो जाएगा। ये पता है मैं आप लोगों को जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पढ़ाऊंगा तो ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 34A का जिक्र करूंगा, ठीक है। फिर बोला लेकिन कंपनी, वह चाहे लिस्टेड कंपनी होगी या फिर अनलिस्टेड कंपनी होगी, इटसेल्फ इज लायबल टू पे एडिशनल टैक्स। लेकिन कंपनी को एडिशनल टैक्स का पेमेंट करना होगा एट द रेट ऑफ 20% प्लस सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स प्लस सेस अंडर सेक्शन 115QA, यानी कंपनी को टैक्स का पेमेंट करना होगा। अगला रूल पे चले गए, ट्रांसफर इन केस ऑफ टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का अगर टोटल या फिर पार्शियल पार्टीशन हो रहा है तो उस समय भी एसेट्स के ट्रांसफर्स होते हैं और उनका टैक्स ट्रीटमेंट कैसा होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 47 सबसेक्शन I एंड सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 में। तो देखिए इसका, एज पर सेक्शन 47 सबसेक्शन I, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट्स इन काइंड बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टू इट्स, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, यहां पर कोई भी अगर कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर किया जाएगा और किसके द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा। ऑन इट्स टोटल और पार्शियल पार्टीशन इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर अंडर सेक्शन 47 सबसेक्शन I, इसको ट्रांसफर ही नहीं समझा जाएगा। यानी अगर किसी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अगर पार्शियल या फिर टोटल पार्टीशन हो रहा है और उस समय कोई काइंड में अगर कोई एसेट्स ट्रांसफर किया जाएगा, कैपिटल एसेट्स इन काइंड, पहला लाइन पे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने स्क्रीन पे ध्यान दो। तो यहां पर ऑन इट्स काइंड बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑन इट्स टोटल और पार्शियल पार्टीशन इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर अंडर सेक्शन 47 सबसेक्शन I. However, when such assets is further transferred by its members, then tax treatment shall be as under. लेकिन अगर उसके मेंबर्स मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ध्यान दो, लिसन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने अपने एसेट्स को काइंड में अपने मेंबर को ट्रांसफर कर देगा तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के हैंड में किसी भी तरह की टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि इसको ट्रांसफर नहीं समझा जाता है। लेकिन बाद में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो मेंबर होगा उस एसेट्स को बेचना शुरू कर देगा, ठीक है, बेचना, तब जाकर के गवर्नमेंट ने पकड़ा और बोला कैपिटल गेन होगा, तुम लेकर के हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से बेच रहे हो, कैपिटल गेन टैक्स आपको देना होगा, ठीक है। देखिए इसके लिए सेल्स कंसिडरेशन क्या समझा जाता है, सेल्स कंसिडरेशन एज यूजुअल समझा जाता है, जितना में बेचेगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर उतना रुपया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ द एसेट्स इन द हैंड्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसेट्स का कॉस्ट कितना समझा जाता है, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के हैंड में कॉस्ट होगा वही कॉस्ट समझा जाता है। इंडेक्स बेनिफिट,
Index benefit on the cost of acquisition shall be applicable from when the member holds such assets. जिस ईयर से मेंबर मतलब जिस ईयर में पार्शियल या टोटल पार्टीशन हुआ होगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, उसी ईयर में ऑब्वियसली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर को एसेट्स मिला होगा। जिस ईयर में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर को एसेट्स मिला है उसी ईयर का इंडेक्स यूज किया जाएगा। ठीक है। Indexation benefit of or cost of improvement shall be applicable from when the actual improvement expenditure was incurred. जब भी उसका actual expenditure और improvement हुआ है वही लिया जाएगा। Nature of assets for determination of LTCA मतलब long term capital assets और short term capital assets period of holding of Hindu undivided family shall be considered. कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कितना दिन तक उस एसेट्स को होल्ड कर रहा है उसके हिसाब से उसको समझा जाएगा। वही 36 मंथ्स वाला जो रूल्स था वो सब ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट पे आप चले आइए बच्चों। विथड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन इन केस ऑफ ट्रांसफर बाय अ होल्डिंग कंपनी टू इट्स 100% सब्सिडरी कंपनी एंड वाइस वर्सा। विथड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन इन केस ऑफ, एग्जम्पशन विथड्रॉ कर लिया जा रहा है, एग्जम्पशन विथड्रॉ कर लिया जा रहा है कब? यहां पर व्हेन इन केस ऑफ ट्रांसफर बाय अ होल्डिंग कंपनी, जब एक होल्डिंग कंपनी अपने 100% यानी प्योर सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर करेगा या प्योर सब्सिडरी कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर करेगा जब कोई एसेट्स, तो उसको एग्जम्पशन समझा जाएगा। देखिए यहां पर ध्यान से, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 47 सबसेक्शन 4 एंड 5 एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय अ कंपनी टू इट्स 100% इंडियन सब्सिडरी कंपनी, जब कोई होल्डिंग कंपनी अपने 100% इंडियन सब्सिडरी कंपनी को कोई एसेट्स ट्रांसफर कर रहा है, कोई कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर कर रहा है और बाय अ 100% सब्सिडरी कंपनी, और कोई 100% सब्सिडरी कंपनी अपने इंडियन होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर कर रहा है, shall not be treated as transfer for the purpose of the capital gain, तब उसको कैपिटल गेन पर्पस के लिए ट्रांसफर नहीं समझा जाएगा। अरे बच्चों, मतलब मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, होल्डिंग कंपनी मतलब आपके पिताजी माताजी आपके पेरेंट्स, सब्सिडरी कंपनी मतलब हम लोग। अब मम्मी पापा हमें ट्रांसफर करेगा, हम मम्मी पापा को कुछ ट्रांसफर करेंगे, बार बार ऐसा ट्रांसफर चलते रहता अपने घरों में, तो क्या कैपिटल गेन लगेगा? नहीं ना। ऐसे ही इंडियन कंपनी, इंडियन कोई होल्डिंग कंपनी है जिसका 2-3 प्योर सब्सिडरी कंपनी है, वो अपने सब्सिडरी कंपनी को अगर कोई कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर कर रहा है तो सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी के हैंड्स में भी वो ट्रांसफर नहीं समझा जाएगा। और जब कोई सब्सिडरी कंपनी अपने इंडियन होल्डिंग कंपनी को कोई कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर करेगा तो सब्सिडरी कंपनी के हैंड में भी ट्रांसफर नहीं ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। जब ट्रांसफर ही ट्रीट नहीं किया जाएगा तो कैपिटल गेन देने का सवाल ही नहीं आता, कैपिटल गेन होगा ही नहीं, और कैपिटल गेन जब होगा नहीं तो कैपिटल गेन टैक्स देने का जरूरत भी नहीं है। इसके बाद देखिए सर्कमस्टेंसेस व्हेन एग्जम्पशन शैल बी विथड्रॉन, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस है जहां पर गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे रखा है, बोला है ना रे बाबा कि टैक्स नहीं लगेगा तुम लोगों का, अरे अभी तो बताया इन लोगों का टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस है जहां पर ट्रांसफर नहीं ट्रीट किया जाता, उसको भी ट्रांसफर मान लिया जाएगा और कैपिटल गेन टैक्स गवर्नमेंट मांगना शुरू कर देगा। वो क्या सिचुएशन है, वो सिचुएशन को आप लोग समझिए मेरे प्यारे बच्चों, उस सिचुएशन को आप लोग समझिए। बोला है circumstances when exemption shall be withdrawn where at any time before the expiry of a period of 8 years from the date of the transfer of the capital assets such capital assets is converted by the transferee company into a stock in trade। ट्रांसफरी कंपनी किसको बोला जाता है? जिसको ट्रांसफर किया जाता है उसको ट्रांसफरी बोला जाता है, जिसको ट्रांसफर किया जाता है उसको ट्रांसफरी बोला जाता है। जैसे मान लीजिए होल्डिंग कंपनी है ए लिमिटेड और सब्सिडरी कंपनी है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने अपने 100% सब्सिडरी को एक मशीनरी ट्रांसफर किया बी लिमिटेड को 1 लाख रुपए का, और बी लिमिटेड क्या किया कि उस मशीनरी को लाया और 8 साल के पहले ही, अभी 8 साल कंप्लीट नहीं हुआ था, अपने फैक्ट्री में उस मशीनरी को यूज भी नहीं किया, अपने बिजनेस में इस्तेमाल भी नहीं किया, और उसको स्टॉक इन ट्रेड बना करके बेचना शुरू कर दिया। 8 साल के पहले ऐसा करना शुरू कर दिया, क्या हो जाएगा? तुरंत इनकम टैक्स की निगाहें उसके ऊपर पड़ेगी और बोलेगा टैक्स दे दो। ठीक, देखो
where any time specified before the period of 8 years from the date of transfer of the capital assets, such capital assets is converted by the transferring company into stock in trade. अगर ट्रांसफरिंग कंपनी उस कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर देगा, मतलब उसको अपने स्टॉक समझ करके बेचना शुरू कर देगा, जैसे ही 8 साल खत्म होने से पहले, तब क्या हो जाएगा, उसको जो पहले एग्जम्पशन मिल रखा था कि कैपिटल गेन तुमको नहीं देना होगा, ट्रांसफर ही नहीं ट्रीट किया जाएगा, वह जो एग्जम्पशन है वह विड्रॉ कर लिया जाएगा। दूसरा, फिर से पहला लाइन पढ़ के बी पढ़ेंगे हम, तो आप लोग भी ऐसे ही पढ़िएगा। Where at any time before the expiry of the period of 8 years from the date of the transfer of the capital assets, 100% relationship between the holding and subsidiary company ceases to exist। मतलब बोल रहा है ना कि अगर 8 साल के पहले, मतलब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को, ध्यान दीजिएगा, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को क्या कर दिया था, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को एक कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर किया था, ठीक है, कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर किया, और 1 साल के बाद होल्डिंग कंपनी बोला कि हम तुमको और होल्ड नहीं करेंगे होल्डिंग कंपनी ने बोला कि हम तुमको होल्ड नहीं करेंगे। अब होल्डिंग और सब्सिडी के रिश्तों में दरार आ गया, मतलब होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी अब एग्जिस्ट करना बंद कर दिया, दोनों अपने सेपरेट कंपनी बन गए, कोई किसी को होल्ड नहीं करता है, कोई किसी का होल्डिंग ना ही किसी का सब्सिडरी है। ऐसे सिचुएशन में एग्जम्पशन विड्रॉ कर लिया जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, 8 साल के बाद अगर आपके रिश्तों में दरार आता है तो गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 साल के पहले नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो गवर्नमेंट बोलता है कि तब तो तुम लोग थोड़े दिन के लिए होल्डिंग सब्सिडरी बन करके कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर कर लोगे, और फिर उसके बाद से हमें तो कैपिटल गेन टैक्स ही नहीं मिलेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये रूल बना के रखा है भाई, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको समझा ही दिया पूरे अच्छे तरह से, आपको अब ये रीड करना है थोड़ा अपने घर में समझदारी के साथ। ये टेबल भी वैसा ही कुछ बातें लिखी गई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा खुद से टेबल में। देखिए एक छोटा सा यहाँ पर सम्स है, इसके ऊपर मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं, शायद आप समझ पाएंगे अच्छे से। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 12, इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे आ जाइए मेरे प्यारे भाई और बहनों। बोला एच लिमिटेड एक्वायर्ड, ध्यान दीजिए, एच लिमिटेड एक्वायर्ड 100% होल्डिंग इंटरेस्ट, H Limited acquired 100% holding interest, being 50,000 shares in S Private Limited of rupees 10 lakh on 100% holding interest being 50,000 shares 10 लाख रुपए में खरीदा, ठीक है, on 10/12/2002 को, 10/12/2002 का मतलब 2002-3 प्रीवियस ईयर में। On 7/3/15 H Limited transferred its lands cost of acquisition of which is 2 lakhs acquired on 5/5/2004, 5/5/2004 मतलब 2004-5, जो एच लिमिटेड ने 2004-5 के दौरान 2 लाख रुपए का एक लैंड परचेज किया था, उस लैंड को ट्रांसफर कर दे रहा है इस प्राइवेट लिमिटेड इंडियन कंपनी को 9 लाख रुपए में। ऑन 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 को एच लिमिटेड ट्रांसफर 1000 शेयर्स ऑफ एस प्राइवेट लिमिटेड फॉर रुपीज 1 लाख, और एस लिमिटेड ने ट्रांसफर कर दिया 1 लाख रुपए का शेयर ऑफ एसपी लिमिटेड फॉर रुपीज 1 लाख। एसपी लिमिटेड का 1 लाख रुपए का शेयर ट्रांसफर कर दिया। शो टैक्स ट्रीटमेंट, इसका टैक्स ट्रीटमेंट आप समझाइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग मेरे बच्चों, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लो पढ़ते वक्त, ठीक है। सीए इंस्टीट्यूट के बच्चे भी इसी में स्टडी मटेरियल से कर रहे हैं, बिकॉज ये काफी अरेंज मैनर में लिखा हुआ है। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो आप अपने बुक को चेक कर सकते हैं। सैलरी जैसा आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में काफी अच्छे से लिखा गया था, तो मैंने आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से करवाया था, है ना। तो जहां पर जो बेहतर है वहीं देना मेरे को उठा करके आपका काम है। मैंने उल्टा बोल दिया शायद मेरा काम है आपको उठा करके बेहतर देना। चलिए कोई बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए क्या बोल रहा है ये चीज। एज पर सेक्शन 47 सबसेक्शन 4 क्लॉज 5, any transfer of capital assets by a company to its 100% Indian subsidiary company or vice versa is not liable to capital gain। ये तो आपको एग्जाम्स में जो रूल्स, सबसे पहले ये टैक्स लॉ ही है, इसका पूरा नाम टैक्स लॉ होता है बच्चों, एक्ट है ये भी। तो आपको पहले टैक्स का जो रूल है ना उसको एग्जाम्स में पहले लिखना चाहिए, जैसे मैं यहां पर अभी आपको बता रहा हूं।
जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ आपके इंस्टीट्यूट के प्यारे से स्टडी मटेरियल में, देखिए लिखा एज पर सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 4 एंड 5 any transfer of capital assets in kind by in company to its 100% subsidiary company is not treated और vice versa is not liable to capital gain, इसको capital gain tax नहीं माना जाता है। लेकिन however as per section 47a subsection 1 when at any time before 8 years from the date of the transfer of capital assets if 100% relationship cease to exist, अगर इनका रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना बंद हो गया, cease to exist मतलब एग्जिस्ट करना खत्म हो गया, सीज हो गया, बंद हो गया, द अमाउंट अर्लियर एग्जम्प्टेड, जो अमाउंट पहले एग्जम्प्टेड किया जा चुका है, shall not be taxable in hands of the transferor company, अर्लियर एग्जम्प्टेड shall not नहीं, shall be taxable in hands of the transferor company। तब जो पहले एग्जम्पशन दिया गया था ट्रांसफरर कंपनी को, अब ट्रांसफरर कंपनी के केस में वह टैक्सेबल माना जाने लगेगा इन द ईयर इन विच सच ट्रांसफर टुक प्लेस, जिस ईयर में ट्रांसफर टुक हुआ है, इन विच अकॉर्डिंगली टैक्स ट्रीटमेंट सेल बी एजेंडर, और उसके अनुसार टैक्स ट्रीटमेंट हम आपको बता रहे हैं। सेल्स कंसिडरेशन 9 लाख रुपए का है। सेल्स कंसिडरेशन किस चीज का है भाई, देखिए यहां पे आपके सम में बोला है ना कि एक लैंड 9 लाख रुपए में उसने बेचा है। ऑन 7 मार्च 2015 इट्स लिमिटेड ट्रांसफर्ड इट्स लैंड फॉर ₹9 लाख। 9 लाख रुपया में अपने लैंड को उसने बेचा है 2015 को। देखिएगा 9 लाख रुपया, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर नील है, नेट सेल्स कंसिडरेशन आपका 9 लाख रुपया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन खरीदा गया था कब, 2 लाख रुपए में खरीदा गया था। ये 240 जो आपको इंडेक्स दे रहा है न्यूमरेटर में, ये 2000 आपका 2014-15 का है। 7 मार्च 2015 मतलब 2014-15 प्रीवियस ईयर। आप 2014-15 प्रीवियस ईयर का जाकर के इंडेक्स टेबल में इंडेक्स चेक कीजिए बैक में अपने बुक में, ठीक है। तो ये आपका 7/3/2015 यानी 14-15 का इंडेक्स डिवाइडेड बाय 113 जब खरीदा गया था, यानी 113 यानी आपका 2004-5 का इंडेक्स। यहां पर जो डिनोमिनेटर में लिखा गया है ना, डिनोमिनेटर में 113, ये 2004-5 का इंडेक्स है। तो ये आपका आ जाएगा दिस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डील है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब आपको बोला जाए असेसिंग ऑफिसर में रेक्टिफाई द इनकम ऑफ द एच लिमिटेड एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 4 years फ्रॉम 1/4/2021 बिफोर द एंड ऑफ द 4 years फ्रॉम 1/4/2021। देखिए ये टैक्सेबल एच लिमिटेड के हैंड्स में हुआ है, ये एच लिमिटेड के हैंड में कैपिटल गेन हुआ है। एच लिमिटेड के हैंड में कैपिटल गेन क्यों हुआ है, क्योंकि एच लिमिटेड एक्वायर किया था 100% होल्डिंग इंटरेस्ट को, ठीक है, 2002 में, और 15 में इसने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया लैंड को इस प्राइवेट लिमिटेड को, और एच लिमिटेड ट्रांसफर 1000 शेयर्स और उसको 1000 शेयर्स भी ट्रांसफर कर दिया 1 लाख रुपए का। तो इसके वजह से जाकर के ये 31 मार्च 2021 को मतलब उसको होल्ड किया था। मेरी बात ध्यान से समझिए क्यों यहां पर ये टैक्सेबिलिटी हुआ। 15 में उसको एसेट्स ट्रांसफर किया था और 21 में जाकर के उसका शेयर लौटा दिया। शेयर लौटा दिया मतलब उन लोगों के बीच होल्डिंग और सब्सिडी का रिलेशनशिप खत्म हो गया, समझा ना, और खत्म होने की वजह से कैपिटल गेन हुआ है। फिर यहां पर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, सेल्स कंसिडरेशन 1 लाख रुपए का, सेल्स कंसिडरेशन ऑफ शेयर्स, ये कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ एच लिमिटेड के लिए हुआ है। फिर एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर नील है, सेल्स कंसिडरेशन 1 लाख रुपए, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख रुपए का शेयर था। ये 10 लाख रुपए का 50,000 में 50,000 इंटू, ध्यान से देखिएगा, 10 लाख रुपए का शेयर था, 50,000 के लिए उसने 50,000 शेयर खरीदा था। 50,000 शेयर का दाम था 10 लाख रुपया। मेरी बात ध्यान से मैं यहां पे समझा देता हूं अभी आप लोगों को। यहां पे देखिए आप लोग, 50,000 शेयर का दाम था 10 लाख रुपया। तो एक शेयर का कितना होगा, 10 लाख भाई 50,000, तो 1,000 शेयर का कितना होगा, एक 1,000।
समझ में आया? यही चीज यहां पे फॉलो किया है। देखिए 10,000 बाई 50,000 इंटू 1,000, और फिर 301 अपने प्रीवियस ईयर का है, और 105 तुम्हारा जिस ईयर में उसने खरीदा था शेयर्स को, 105 किस ईयर में खरीदा था? देखो खरीदने का ईयर भी आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ है, 10/12/2002, 10/12/2002 मतलब आपका 2002-3 प्रीवियस ईयर का इंडेक्स है 105, तो ये आ जाएगा इतना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये भी सम आपको अपने कॉपी पे सॉल्व करना है। एक सम मैं आप लोगों को खुद से भी दे रहा हूं, ये आप लोग 13 नंबर खुद से बनाओगे, कोशिश करोगे बनाने का, एटलीस्ट कोशिश तो कर ही सकते हो आप लोग। इस क्वेश्चन को एक बार खुद से बनाने की कोशिश करोगे। अभी बहुत लंबा लंबा चीजें इसमें है आप लोगों का। चलिए एक दो छोटे छोटे सेक्शंस अभी अभी मैं और भी पढ़ा दे रहा हूं आप लोगों को। ये तो मैंने आपको अभी करवाया। 13 में आपको होमवर्क दे रहा हूं। 12 मैंने अभी आपको बता दिया, मैंने कॉपी पे नहीं बताया, लेकिन आपको पूरी तरह से 100% समझा चुका हूं। आपको कॉपी पे संग संग बना लेना है, अगर आप नहीं बना रहे हो तो गलत कर रहे हो। 13 नंबर आपको होमवर्क दे रहा हूं, अगर आप लोगों से नहीं बनेगा तो आप लोग जरूर से मुझे रिमाइंड कीजिएगा, मैं 13 भी आपको समझाऊंगा। मैं 13 अभी रीड तक भी नहीं कर रहा हूं, आपको ऐसे ही होमवर्क दे रहा हूं। मैं आ रहा हूं डायरेक्ट अब इस रूल पे, विथड्रॉल ऑफ एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 47 सबसेक्शन 8, 47 सबसेक्शन आपका 14, इसके ऊपर आ रहा हूं। देखिए आपको क्या बोला है यहां पर, रूल्स है ये, छोटे छोटे रूल्स है, इसको आप रीड करके रख लो, ये सब एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। एज पर सेक्शन 47 सबसेक्शन 13 एंड 14, सॉरी मैंने 8 बोल दिया था गलती से, सबसेक्शन 13 एंड 14, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, any transfer of capital assets on conversion of a firm or sole proprietorship business or recognized or of recognized stock exchange into a company shall not be treated as transfer, subject to certain conditions as discussed earlier in this chapter. However, on non-fulfillment of such condition, exemption earlier allowed shall be withdrawal by virtue of section 47A subsection 3. देखिए भाई बहुत आसान सा चीज है। जैसे मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फॉर्म है या फिर कोई आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, और इस बिजनेस को आप कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप अपने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का जो भी कैपिटल एसेट्स होगा वह कंपनी के नाम से कर दोगे। पहले सब कुछ हमारे यहाँ पे जितने एसेट्स आप देख रहे हो ना, जितना भी एसेट्स पड़ा हुआ है एडुकुंज एकेडमी में, सब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का है। कल को ये सब कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या मुझे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा? ऐसा गवर्नमेंट बोलेगा कि आप सोल प्रोप्राइटर हो, अपने सारा कैपिटल एसेट्स कंपनी को बेचा, आप टैक्स दो, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं पढ़ा हूं ये सेक्शन विथड्रॉल ऑफ एग्जम्पशंस। हाँ, लेकिन कुछ कंडीशंस में कि अगर नॉन फुलफिलमेंट हो रही है तब उसको जाकर के कैपिटल गेन टैक्स माना जाएगा, और जो एग्जम्पशन हमें पहले मिला उसको फॉरफिट कर लिया जाएगा, विथड्रॉ कर लिया जाएगा। देखिए, amount of profit or gain arising from the transfer of such capital assets shall not charged earlier shall be deemed to be the profit and gains chargeable to tax of the successor company. Amount of profit or gain arising from the transfer of such capital assets not charged earlier shall be deemed to be the amount of profit or gain chargeable to tax of the successor company for the previous year in which the requirement of section 47 subsection 13, 14 आर वायलेटेड। वायलेट होगा तो वो तो आपको एग्जम्पशन विड्रॉ कर लिया जाएगा, उसके बारे में लिखा है। देखिए यहां पर अगला पॉइंट, विथड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन, द बेनिफिट एबल्ड शैल बी डीम्ड टू हैव द कैपिटल गेन, उसको मान लिया जाएगा। ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी कब होगा? द ईयर इन विच द कंडीशन ऑफ सेक्शन 47 सबसेक्शन 13, 14 वायलेट होगा। जिस ईयर में आप सेक्शन 47 सबसेक्शन 13 और 14 के कंडीशंस को वायलेट करोगे, उस ईयर में जो एग्जम्पशन आपको पहले मिला था उसको टैक्सेबल मान लिया जाएगा, डीम्ड टू बी द कैपिटल गेन समझा जाएगा।
विल बी लायबल टू टैक्स सक्सेसर कंपनी, जो कंपनी बाद में बनेगी वह आपका टैक्स देगी। फिर ये सब एमसीक्यू में भी पूछता है, ऐसा सिचुएशंस निकाल करके आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन अवेलेबल अप टू द ईयर व्हेन सक्सेशन टुक प्लेस, जब तक सक्सेशन प्लेस नहीं होगा बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन तब तक मिलता रहेगा। ये खैर इतने इंपॉर्टेंट सेक्शंस नहीं है बच्चों, ये सब आप सेल्फ रीड भी कर सकते हो। अब जो इंपॉर्टेंट है ये यहां से इंपॉर्टेंट है अमलगमेशन से, यहां से मैं अगले क्लास में इसको कवर करूंगा, आज के क्लास में और मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, इसको अगले क्लास में 272 पेज से अपने कवर करेंगे। चलिए आज का आपका क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। ध्यान से अपने घर पे सेफ रहिए, आप लोग पूरा केयरफुली पढ़ते रहिए। क्लासेस आपको जितना पॉसिबल होगा, जितना क्या मुझे क्लासेस तो सारा ही भेजना है, जब तक हेल्थ इश्यूज कुछ नहीं हो रहा है या ज्यादा कंडीशंस खराब नहीं हो रहा है सिटी में, तब तक आपको पूरे क्लासेस जाते रहेंगे। खराब होने के बावजूद भी मैं 100% ट्राई करूंगा अपने से कि आपकी क्लासेस नहीं रुके, आपको क्लासेस जाता रहे। बस आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग अपने ध्यान लगा करके अपने क्लासेस को ऑन टाइम करते जाइए। किसी भी एक दिन अगर आप पेंडिंग कर देते हो तो क्लासेस आपका बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। चलिए आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।